अच्छा जी, कोई टास्क वगैरह दिया था मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में? नहीं दिया था। अच्छा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने मेनली, अगर मैं बात करूं तो हमने लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया था, और आई होप कि आप लोगों ने, जिन्होंने लास्ट क्लास में ही हमें ज्वाइन किया था, वो प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देख रहे हों। अभी आप लोगों के पास अच्छा टाइम है, आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं, बहुत कम क्लासेस हुई हैं। लेकिन ये कि इंतज़ार मत कीजिएगा कि अभी थोड़ा बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, ये वाला काम मत करिएगा। तो जो क्लासेस आपकी हर सब्जेक्ट की मिस हुई हैं उनको जितना जल्दी हो सके कवर कर लें। लॉ ऑफ डिमांड में हमने सिंपल 3 तरीके से इसको देखा था। सबसे पहले हमने इसकी स्टेटमेंट देखी थी, जिसमें हमने बात करी थी कि भाई देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब भी किसी चीज़ की प्राइस कम होती है, सेट्रस पेरेबस, क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये इन्वर्स रिलेशन हमने स्टेटमेंट में देखा था। देन हमने इसी को ही शेड्यूल के फॉर्म में भी बनाया था, और फिर हमने उस शेड्यूल की मदद से ग्राफ प्लॉट किया था। और ग्राफ में हमने कुछ जो है वो चीज़ें भी सीखी थी, जैसे कि हमने बात करी थी कि भाई इकोनॉमिक्स में हम प्राइस को हमेशा जो है वो कहाँ प्लॉट करते हैं? वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। इसी तरीके से हमने देखा था कि भाई जो डिफरेंस और डिस्टेंस है अलोंग द एक्सिस वो सेम होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ आपका ग्राफ जो है वो करेक्ट आप नहीं बना पाओगे। अच्छा, आज की क्लास जो हम स्टार्ट लेंगे वो लॉ ऑफ डिमांड से आगे से हमने स्टार्ट लेना है। फिर हम कुछ MCQs भी देखेंगे। अच्छा, ये एक छोटी सी स्लाइड है, मैंने आप लोगों से ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया गया है। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। वैसे मैंने आई थिंक जो अनरजिस्टर्ड जो ग्रुप है उसमें भी शायद डिमांड सप्लाई की स्लाइड शेयर कर दी हैं, ठीक है। तो वो आप लोग हर क्लास के बाद गो थ्रू कर लिया करें। आप लोग, आप भी ऐड, आप दोनों में से कोई एक ऐड हो गया है ना? नहीं नहीं, पोर्टल तो आप रजिस्टर्ड हो गए हो, ग्रुप में ऐड हो गए हो ना, रजिस्टर्ड हो गए हो आप, रजिस्टर्ड हो गए हो, तो पोर्टल में ख्याल में आजकल में मिल जाएगा आपको शायद। हाँ, तो जो आप लोगों को स्लाइड्स वगैरह दी जाए ना, उनको क्लास में आने से पहले भी एक दफ़ा गो थ्रू करके आया करो, ठीक है। होता है ना सम टाइम आप जब रिवाइज़ करने बैठते तो आपके जहन में कोई क्वेश्चन रेज हो जाता है कि यार ये चीज़ ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों नहीं है, तो वो अपने पास नोट डाउन कर लिया करो ताकि क्लास में फिर वो बात आप पूछ लिया करें, ठीक है ना। अच्छा, ये स्लाइड जो है लॉ ऑफ डिमांड के बिल्कुल बाद ये एक स्लाइड आपके पास आ रही है, इसेंशियल्स और अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये बहुत एक सिंपल सी स्लाइड है, इसमें कोई हम मुश्किल बात नहीं कर रहे। ज़रा इसको गो थ्रू करके मुझे बताएं कि हम इस पूरी स्लाइड की जगह पे 2 वर्ड लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस स्लाइड में हम क्या बात कर रहे हैं? इस स्लाइड में वो कह रहे हैं कि भाई बाकी सारे अदर फैक्टर्स, कौन से अदर फैक्टर्स किसे कह रहे हैं? देखो, जब हम कहते हैं ना अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, तो कौन से अदर फैक्टर्स, इसको मैं रेज कर देती हूँ, कौन से अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स से हमारी क्या मुराद है? अदर फैक्टर से हमारा मतलब है अदर देन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हमने अजम्पशन ली ना, सेट्रस पेरेबस के अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट, तो ये कौन से अदर फैक्टर्स हैं? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के अलावा जितने भी हमने दूसरे फैक्टर्स पढ़े जो डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा था ना हमने, ठीक है, जिसमें पहला फैक्टर क्या था? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जिसका इन्वर्स रिलेशन था। उसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स अदर फैक्टर्स में आएंगे। कौन कौन से थे? कंज्यूमर इनकम, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड, टेस्ट, वेदर कंडीशन, पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब अदर फैक्टर्स हैं। इनको हम नॉन प्राइस फैक्टर्स भी कहते हैं, इनको हम नॉन प्राइस फैक्टर्स भी कहते हैं।
समटाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मिस इसमें प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट भी तो है, पर नॉन प्राइस फैक्टर के मतलब क्या है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन प्राइस फैक्टर, ठीक है ना। तो ये अदर फैक्टर्स का दूसरा नाम नॉन प्राइस फैक्टर्स भी है। तो आप देखें कि इस स्लाइड में जस्ट ये लिखा हुआ है कि वो सारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहे। अब उसको उन्होंने सेंटेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है अलग अलग, देयर इज़ नो चेंज इन एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर, देयर इज़ नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनको भी मैं लिखवा देती हूँ। अच्छा, इनको रिलेटेड गुड्स क्यों कह रहे हैं, छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जो बाद में आपको कंफ्यूज कर देती हैं। रिलेटेड गुड्स से हमारी मुराद है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्यों इन्हें हम रिलेटेड गुड्स क्यों कह रहे हैं, और क्या कोई अनरिलेटेड गुड्स भी होते हैं? बिल्कुल। अनरिलेटेड गुड्स का मतलब ये कि एक की प्राइस के चेंज होने से दूसरी की डिमांड पर कोई फ़र्क ही ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आप इस लैपटॉप की मिसाल ले लें और उसके साथ इस ग्लास की मिसाल ले लें। क्या इस ग्लास की प्राइस अगर मार्केट में बढ़ती है तो उससे लैपटॉप की डिमांड पे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों ना दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ना दे आर सब्स्टिट्यूट। जब इनका कोई रिलेशन ही नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, अनरिलेटेड गुड्स, कि इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम रिलेटेड गुड्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें एक की प्राइस चेंज होने से दूसरी की डिमांड पर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो रिलेटेड गुड्स की प्राइस भी चेंज नहीं होनी चाहिए, पॉपुलेशन साइज, इनकम वगैरह ये सब कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट, फैशन, वेदर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमने क्या एज्यूम करा है लॉ ऑफ डिमांड में, कांस्टेंट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, कोई भी मुश्किल बात लगे पूछ लीजिएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि वाई इज़ द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व हम डाउनवर्ड स्लोप बना रहे थे ना, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आप लोगों ने प्लॉट करा था अपने पास। ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों बन रहा है? तो आई थिंक इसका एक बिल्कुल सिंपल सा एक आप आंसर दे सकते हैं मुझे कि क्यों बन रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमने लास्ट क्लास में भी इस बारे में बात करी थी। इनवर्स रिलेशन है, बिल्कुल वही जो आप भी बात कर रहे हो, इनवर्स रिलेशन है। हमने बोला भाई क्योंकि प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन है, इस वजह से जो ग्राफ बन रहा है वो डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट आपने बात करी। अच्छा, ये जो आपने बात करी ना, इसको हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट। इसको हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या कहता है, वही वाली बात कि भाई जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये कहलाता है प्राइस इफेक्ट। हम कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों बनता है। आज फिर वो दोनों एब्सेंट है। अच्छा जी, तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इस प्राइस इफेक्ट को हम फर्दर दो और इफेक्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसी प्राइस इफेक्ट को, मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं कि देखो मार्केट में जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है और उसकी वजह से लोग डिमांड कम कर देते हैं, तो उनकी डिमांड कम करने के पीछे दो रीज़न्स होती हैं। लोग क्यों प्राइस बढ़ने की वजह से या डिमांड कम कर देते हैं या प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ा देते हैं, उसके पीछे लोगों की दो रीज़न्स होती हैं। कौन सी दो रीज़न? उन्होंने इसी को दो फर्दर इफेक्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया। किसने? इकोनॉमिस्ट ने। एक को नाम दिया इनकम इफेक्ट और दूसरे को नाम दिया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये क्या है? प्राइस इफेक्ट को ही ब्रेक डाउन करा है। इसमें कोई हम दूसरी बात नहीं करने जा रहे हैं, इसमें हम यही बात करेंगे कि प्राइस बढ़ने से डिमांड क्यों कम होती है। कोई हम किसी और क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, इसी क्वेश्चन को हम फर्दर एलैबोरेट कर रहे हैं, इसका आंसर फर्दर एलैबोरेट कर रहे हैं कि क्यों डिमांड कम हो रही है या क्यों डिमांड बढ़ रही है प्राइस कम होने की वजह से। अच्छा, जब मैंने दो नाम लिखे आपके सामने, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो आपके जहन में एक क्वेश्चन रेज होना चाहिए। किसको देखकर? इनकम इफेक्ट को देखकर, कि यहाँ पे इनकम का क्या काम है।
क्योंकि अभी अभी इससे पिछली स्लाइड में हमने क्या कहा था कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन देखते हैं तो इनकम और सारे अदर फैक्टर्स तो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। हमने यही अजम्पशन ली थी ना। तो यहाँ पे अब इनकम का क्या काम है, ये कौन सी इनकम आ गई यहाँ पे। तो ये जो इनकम है ये आपकी मनी इनकम नहीं है। इनकम दो तरह की होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने दो सिनेरियोज लिखती हूँ, इससे ही आपको बात भी समझ में आ जाएगी और ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो में मैं आपको कहती हूँ कि भाई लेट्स से एक इंडिविजुअल की पास इनकम है 100 रुपीज़ और हम एक कमोडिटी ले लेते हैं, लेट्स सपोज पेन की बात कर लेते हैं कि लेट्स से एक बंदे की इनकम है 100 और प्राइस ऑफ पेन जो है वो है 10। ठीक है, अपनी इनकम में रहते वो कितने पेन बाय कर सकता है, 10 पेन वो बाय कर सकता है। ठीक है, ये उसकी क्या है, परचेजिंग पावर। जज़ाकल्लाह, ये इसकी परचेजिंग पावर है। अच्छा जी, दूसरे सिनेरियो पे आते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि भाई बंदे की इनकम तो चेंज कर सकते हैं हम क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि मिस आपने ऊपर एक फैक्टर चेंज कर दी है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ ना मैं, ठीक है ना। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की मैं सवाल क्या मैं कर क्या रही हूँ, मैं इस बात का जवाब दे रही हूँ कि प्राइस बढ़ने से डिमांड क्यों कम हो जाती है। तो मैंने बाकी किसी फैक्टर को चेंज ही नहीं करना, मैं तो लॉ ऑफ डिमांड को ही कंटिन्यू कर रही हूँ ना। तो मैं इनकम को चेंज नहीं कर सकती, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो फिर क्या चेंज कर सकती हूँ मैं कह रही हूँ कि प्राइस अब पहले के मुकाबले में 10 से बढ़ के 12 हो गई है। क्या मेरी परचेजिंग पावर उतनी रहेगी कि अभी भी मैं 10 पेन ही परचेज कर सकती हूँ? मैंने नहीं, अब मैं सिर्फ 8 पेन ले सकती हूँ। ये तो सिंपल मैथ्स है ना, डिवाइड कर देंगे आप। ठीक है, तो अब मेरी परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो गई है और अब मैं सिर्फ 8 पेन्स अफोर्ड कर सकती हूँ। ये जो परचेजिंग पावर के मैं टर्म यूज़ कर रही हूँ इसको हम कहते हैं रियल इनकम। तो बेसिकली हमारे पास इनकम के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक कहलाती है मनी इनकम। मनी इनकम कब चेंज होती है, जब मैं 100 के बजाय मेरे पास 120 हो जाते, 110, 120, 130। ठीक है, ये मेरी मनी इनकम है, इसको तो मैंने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। लेकिन जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उससे आपकी परचेजिंग पावर पे इफेक्ट आता है, और इस परचेजिंग पावर का दूसरा नाम क्या है, रियल इनकम। तो समटाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मिस ये इनकम इफेक्ट नाम कहाँ से आ गया, इनकम तो हमने कांस्टेंट रखी हुई है। तो बेसिकली हम यहाँ पे रियल इनकम की बात कर रहे हैं, मनी इनकम की बात नहीं कर रहे। तो इसका चैनल कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि जब किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ती है, हमने बोला भाई अब हम जवाब देने जा रहे हैं कि एक रीज़न प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड के कम होने का एक रीज़न क्या है, कि होता क्या है कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो क्योंकि कंज्यूमर की रियल इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी पैसे हैं उसके पास उतने ही जितने पहले थे, लेकिन अब अफोर्ड कम कर सकता है वो उस चीज़ को, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। इसलिए वो अपनी क्वांटिटी डिमांड भी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो एक रीज़न डिमांड के कम होने का प्राइस बढ़ने से ये है कि उसकी परचेजिंग पावर ही कम हो गई है, अब वो उतना नहीं खरीद सकता जितना पहले खरीद सकता था। ठीक है ना, ये एक रीज़न है जिसको इकोनॉमिस्ट ने किसका नाम दिया, इनकम इफेक्ट। दूसरा रीज़न कि लोग क्यों प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम कर देते हैं, दूसरे इफेक्ट को क्या नाम दिया गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कहते हैं कि जब लोग देखते हैं कि एक चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है तो लोग उसके ऑल्टरनेट की तरफ स्विच कर जाते हैं, जिसकी वजह से उस चीज़ की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब क्योंकि हमने पेन की ही एग्जांपल ली है, कॉपी कर लिया आपने, क्योंकि हम पेन ही की मिसाल ले रहे हैं तो मैं उसी की ही एग्जांपल को लेकर जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप लोगों को समझा देती हूँ। पेन में मैं आपसे कहती हूँ कि भाई
डॉलर पेन की प्राइस बढ़ गई है, क्योंकि हम इंक्रीज़ इन प्राइस का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप डिक्रीज़ इन प्राइस की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है। तो डॉलर पेन अब एक्सपेंसिव हो गया है, तो लोग क्या करेंगे, रिलेटिवली जो चीपर पेन होगा उसकी तरफ स्विच कर जाएंगे। लेट्स से हम कहते हैं कि पीपल विल स्विच टू पियानो पेन। पियानो भी आता है ना भैया, फिर आप कोई दूसरा यूज़ कर लें। अब क्योंकि लोग पियानो पेन बाय करना स्टार्ट कर दिए लोगों ने, तो ऑब्वियसली डॉलर पेन की प्राइस डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको टेक्निकल मत बनाइएगा, ठीक है। हमने सिंपल ये बात करी है कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम क्यों हो जाती है, या प्राइस कम होने से डिमांड क्यों बढ़ जाती है। हमने बोला एक रीज़न ये है कि प्राइस के चेंज होने से परचेजिंग पावर लोगों की चेंज हो जाती है, ठीक है, रियल इनकम चेंज हो जाती है, इस वजह से डिमांड पे इफेक्ट आता है। दूसरा रीज़न ये है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे डिक्रीज इन प्राइस का केस बनाती तो मैं क्या बोलती, अगर डॉलर पेन की प्राइस कम हो जाएगी तो लोग दूसरी पेन जो बाय कर रहे थे वो किस पे क्या बाय करने लग जाएंगे, अब डॉलर पेन बाय करने लग जाएंगे, जिससे डॉलर की पेन की डिमांड क्या हो जाएगी, इन्वर्स रिलेशन ही बताना है ना, वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। आप अगर इसको डिक्रीज इन, आप बोलते हैं मैं एक और अब मैंने इंक्रीज इन प्राइस की एग्जांपल कर लिए, मैं डिक्रीज इन प्राइस की एग्जांपल करना चाहता हूँ, तो आप प्राइस ऑफ पेन को 12 के बजाय 8 कर दें, ठीक है, तो आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, पहले से ज़्यादा पेन आप अफोर्ड कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन हमने एक्सप्लेन क्या करना है, इन्वर्स रिलेशन एक्सप्लेन करना है, वो हमने कर लिया, किसी भी डायरेक्शन में करें। तो ये दो इफ़ेक्ट्स हैं जिनको इकोनॉमिस्ट जो है वो प्राइस इफेक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के। इन दो रीजंस की वजह से जो है वो इन्वर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, और इस इन्वर्स रिलेशन की वजह से डिमांड कर्व क्या बन रहा होता है, डाउनवर्ड स्लोप बन रहा होता है, ठीक है। इब्राहिम, कोई मुश्किल बात तो नहीं है? आप लोग ने कर लिया है कॉपी? अच्छा, इसको एक दफ़ा आप लोग जो है वो रीड कर लें। ठीक है जैन। अच्छा, आपका नाम अरीज़ा है ना? अच्छा, आपके साथ स्टार्टिंग में एक लड़की थी, हाँ हाँ, ना उसका नाम क्या था, नहीं पता आपको? ठीक है जी, वरुण जैसा आप कहें, आगे चलते हैं भाई। अच्छा, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड, इससे रिलेटेड भी पेपर में एक छोटा सा एमसीक्यूज़ आ रहा होता है। अच्छा, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस है, दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगी खुद से कि भाई डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। यानी एक पेन की अगर आप बात कर रहे हैं, इस पेन की
इब्राहिम कितनी डिमांड कर रहा है, ये इब्राहिम की इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक है ना। एक कंज्यूमर की किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए डिमांड क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन इस पेन की सब मिलके टोटल इकोनॉमी में जितने लोग हैं वो इस पेन की कितनी डिमांड कर रहे हैं, वो इस पेन की क्या कहलाएगी, मार्केट डिमांड कहलाएगी। जैसे कि हम टर्म यूज़ भी कर रहे होते हैं कि भाई फलां चीज़ की कितनी मार्केट है, ठीक है ना, कितनी बड़ी मार्केट है या कितनी छोटी मार्केट है। तो वो बड़ी मार्केट और छोटी मार्केट से हमारा क्या होता है कि बायर्स डिमांडर्स कितने हैं उसके, कितने लोग जो हैं उसको बाय करते हैं, ठीक है ना, कितनी बड़ी मार्केट है उसकी, सही है। तो मार्केट डिमांड का क्या मतलब है, द कलेक्टिव डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। हम सारी कमोडिटीज़ की डिमांड की बात नहीं कर रहे, वो तो मैक्रो में आ जाएगा। हम कह रहे हैं किसी एक कमोडिटी की टोटल डिमांड, कि सारे इंडिविजुअल्स मिलकर उस एक कमोडिटी की टोटल कितनी डिमांड कर रहे हैं, वो उस कमोडिटी की क्या कहलाएगी, मार्केट डिमांड कहलाएगी, ठीक है। शुरू के 2 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो कह रहे हैं कि द मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स फॉर एवरी कंज्यूमर इन द मार्केट, ठीक है। अच्छा, ये भी सिंपल बात कह रहे हैं भाई देखो इब्राहिम की खाली इस पेन के लिए डिमांड इंडिविजुअल डिमांड है, अगर मुझे कलेक्टिव डिमांड निकालनी है तो मैं हर इंडिविजुअल की डिमांड को एडअप करूँगी ना। मैं बोलूँगी इब्राहिम जो है ना इस पेन की 2 यूनिट डिमांड कर रहा है, ठीक है ना, बाकी सबकी मैं डिमांड को एडअप करती रहूँगी। इन्होंने 3 यूनिट्स डिमांड करे, इन्होंने 1 यूनिट डिमांड करे, तो मैं 2 + 1 + 3 ऐड करती जाऊँगी, तो मुझे इस पेन की टोटल डिमांड पता चल जाएगी कि टोटल कितने यूनिट्स की डिमांड है इस पेन की। ऐसे ही तो मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं इंडिविजुअल की डिमांड्स को एडअप कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रही है, टोटल डिमांड आ रही है, ठीक है ना। तो वो यही बात कह रहे हैं कि मार्केट डिमांड कर्व अगर आपने बनाना है, किसी कमोडिटी की टोटल डिमांड दिखानी है, तो कैसे दिखाओगे, आप इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा। ये भी हम एक ड्रॉ करके भी देख लेंगे। अच्छा, ये जो आगे बात हो रही है ना, ये पेपर में अक्सर पूछी जाती है। ये क्या कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, यानी मार्केट डिमांड कर्व की एक और डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ दी हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सो आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टर्म नहीं समझ में आई होगी कि हॉरिजॉन्टल समीशन से हमारी क्या मुराद है, ठीक है ना। और पेपर में क्या दे रहा है, वो आसान बातें नहीं दे रहा, दे वही रहा है जो थोड़ा सा टेक्निकल लगे स्टूडेंट्स को ना। तो हॉरिजॉन्टल समीशन कोई मुश्किल बात नहीं है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो पता है ना आपको, ठीक है। जब आप एक डिमांड कर्व बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या ले रहे होते हैं, क्वांटिटी डिमांड ले रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेसिकली देखो हो क्या रहा है, हम एक क्या करते हैं कि एक वैसे तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना उसको इतना डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को मैंने हॉरिजॉन्टल समीशन का मतलब बताना है। तो मैं इसको डायरेक्टली ग्राफ से बना रही हूँ कि आप लोगों को इतना टाइम इस पे लगाने की ज़रूरत है नहीं। और अगेन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं मिस हम चाह रहे हैं कि आप टेबल के साथ ग्राफ ड्रॉ करें, तो बुक में टेबल बना हुआ है इंडिविजुअल डिमांड का, वो भी मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ग्राफ्स तो अब आपने प्लॉट करना तो आपको आ गया है। बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हम इसमें, कह रहे हैं कि भाई ये है इंडिविजुअल ए का डिमांड कर बनाऊंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैं बनाऊंगी इंडिविजुअल बी का डिमांड कर, और फिर इन दोनों की डिमांड को ऐड करके मैं क्या बना दूंगी, मार्केट डिमांड। ये काम करना है। अच्छा, वर्टिकल एक्सिस पे हमेशा क्या ले रहे होते हैं, प्राइस। ये कट तो नहीं रहा, विजिबल है ना, प्राइस प्राइस प्राइस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लेते हैं, क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अच्छा, अपने पास कोशिश कीजिएगा क्योंकि स्टार्ट है ना अभी आपका, तो शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करिएगा। चलें आगे जाकर, वो भी इस वजह से क्योंकि आपने ग्राफ पेपर में प्लॉट नहीं करना, अदरवाइज़ मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि शॉर्ट फॉर्म यूज़ करें, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये नहीं कि अभी से क्यूडी लिखना स्टार्ट कर दे, कोशिश करें कि आप अभी जो है ना फ़िलहाल क्योंकि स्टार्ट है तो चीज़ों की फुल फॉर्म ही लिखें आप। क्वांटिटी डिमांड ले रहे हैं हम यहाँ पे, सही है। अच्छा, अब हम ने
प्राइस ले ली 1 2 3। अब जब आप ग्राफ प्लॉट करो ना, ये वाला, एक सेकंड इब्राहिम ने प्लॉट करना शुरू कर दिया, चलें इट्स ओके। कोशिश करिएगा ग्राफ को ऐसा प्लॉट करें कि फ्लिप करें अपने पेज को इस तरीके से कि तीनों एक ही लाइन में ड्रॉ हो, एक ही उसमें ड्रॉ हो। ऐसा नहीं हो कि दो ऊपर हो जाए और एक नीचे हो जाए, तो जो उसकी असल चीज़ है वही आपकी गायब हो जाएगी। हमने तीनों को बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करना है ऐसे कि भाई इसकी प्राइस अगर यहाँ 1 है तो इसी उसमें लाइन में यहाँ पे 1 आना चाहिए, और यहाँ पे भी इसी लाइन में 1 आना चाहिए, तो हमें असल वो चीज़ नज़र आ पाएगी कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो आप मेरे ख्याल में अगर इस तरीके से ड्रॉ करते तो शायद तीनों ग्राफ ना आ पाएँ, तो पेपर को थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ 2 है तो यहीं पे 2 आना चाहिए, और यहाँ 3 है तो यहीं पे 3 आना चाहिए। क्या ज़रूरी है कि इब्राहिम जब पेन की प्राइस 1 हो, लेट्स से, या किसी भी कमोडिटी की, तो जितने यूनिट्स डिमांड करें उतने ही ये भी डिमांड करें? हर इंडिविजुअल का अपना बिहेवियर होता है ना, ठीक है ना। एक प्राइस पर हो सकता है कोई 100 यूनिट बाय कर ले और कोई सिर्फ 2 यूनिट बाय कर रहा हो, ठीक है ना। हर किसी की अपनी बिहेवियर ज़रूरत है। तो इंडिविजुअल ए लेट्स से कि इतनी लो प्राइस पर वो बाय कर रहा है, हम कह देते हैं 6 यूनिट। पहले मैं ड्रॉ कर लूँ, मैं आपको टाइम दे दूँगी, आपने भी समझना है। इस बात को माइंड में रखिए कि ये ग्राफ पेपर में नहीं आने वाला, ना बनाना है आपको। मैं ये ग्राफ क्यों बनवा के दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे वो मतलब समझाना है। हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स इज मार्केट डिमांड कर्व, मैं आपको वो मतलब बता रही हूँ इस ग्राफ के थ्रू। अच्छा, ये एक पॉइंट आ गया। लेकिन जो इंडिविजुअल बी है ना, वो जब प्राइस 1 है तो उसके सिर्फ कितने यूनिट्स डिमांड कर रहा है? 5 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, ये उसका बिहेवियर है, ठीक है। तो मार्केट डिमांड कैसे आएगी हमारे पास? मार्केट डिमांड ऐसे आएगी कि प्राइस 1 पर दोनों मिलकर कितनी डिमांड कर रहे हैं। हमने अज्यूम करा है कि मार्केट डिमांड जो है वो सारे इंडिविजुअल्स की है, पर हम क्योंकि इतने सारे डिमांड कर तो नहीं बना सकते, हम अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ 2 ही इंडिविजुअल्स हैं जो इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो टोटल डिमांड इन दोनों इंडिविजुअल्स की सम करके ही आएगी। तो जब 1 प्राइस है तो दोनों इंडिविजुअल्स मिलके कितनी डिमांड कर रहे हैं? 11 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 12 प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं, अदरवाइज़ आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 4 सही है। ठीक है, आपके पास स्पेस हो तो आप 2 यूनिट से भी कर सकते हैं, तो 12 पे आ रही है उसकी डिमांड, ठीक है जी। अच्छा भाई, फिर जब प्राइस 2 है तो ऑब्वियसली हमें लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस इंडिविजुअल ने अपनी डिमांड कम करके कर दी है कितनी? 4 यूनिट्स, और इसने अपनी डिमांड कम करके कर दी है 3 यूनिट्स। फर्दर प्राइस बढ़ी, मार्केट डिमांड पे बाद में आ जाएंगे। फर्दर प्राइस बढ़ी तो इसने अपनी डिमांड कम करके कर दी, आपने इसमें ग्राफ बनाना नहीं सीख रहे आप मतलब सीख रहे हैं उसका। ग्राफ बनाना आपको आ चुका है, ठीक है। क्या हो रहा है? वही बात हो रही है ना, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है इंडिविजुअल ए अपनी डिमांड कम कर रहा है, और यही चीज़ हम यहाँ पे भी दिखाना चाह रहे हैं। उसने 1 यूनिट की डिमांड कर दी खाली। मार्केट डिमांड निकाल सकते हो, बिल्कुल। हमने बोला जब 2 प्राइस है तो दोनों मिलके कितनी डिमांड कर रहे हैं? 7 यूनिट की। अच्छा, अब सवाल आता है 7 तो मिस आपने प्लॉट नहीं किया तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमें पता है 4 और 8 के दरमियान 7 एग्जिस्ट कर रहा है भाई, ठीक है। कैसे? हमने बोला 5 6 7, ये 7 है। आगे जाके आपने ऐसे ही ग्राफ बनाने हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो टेबल में आपके फिगर आ रही हो वो ग्राफ में भी प्लॉट हुई हुई हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको पता है 4 और 8 के दरमियान 7 नंबर आता है और वो 7 8 के क्लोज होगा तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। जब प्राइस 3 है तो दोनों इंडिविजुअल्स मिलके कितनी डिमांड कर रहे हैं? हमने बोला सिर्फ 3 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं। 3 कहाँ होगा? ऑब्वियसली 4 से पहले होगा। आ गए?
हो सकता है कोई बोले मिस आपने जो है ना वो पॉइंट्स को सही से ज्वाइन नहीं करा, तो भाई मैं बना लूँ। बच्चे जो है ना वो इन बातों पे गौर करते हैं बहुत। तो डिमांड कर्व किसका बनाया मैंने? इंडिविजुअल ए का। अब आएगा डिमांड कर्व किसका, और ये मुझे लगता है कि थोड़ा कर्वी शेप आ जाएगा मेरे अपने गलती की वजह से, लेकिन चलें इट्स ओके। इंडिविजुअल बी का। और मार्केट डिमांड कर्व कैसा बन रहा है? भाई मिस अभी तक आपने हॉरिजॉन्टल समीशन का मतलब नहीं बताया। तो बेसिकली भाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट करा हुआ है? क्वांटिटी डिमांड। आप क्या ऐड कर रहे हो? आप बोल रहे हो प्राइस 1 पर इंडिविजुअल ए कितनी डिमांड कर रहा है? 6 यूनिट्स की। इंडिविजुअल बी डिमांड कर रहा है 5 यूनिट्स की। तो आप हॉरिजॉन्टल समीशन ही तो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल समीशन ही तो कर रहे हैं आप। ये 6 + 5 आपने प्राइस को तो नहीं, वर्टिकली एडअप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना आप हॉरिजॉन्टल समीशन ही तो कर रहे हैं। 6 + 5 = आपने बोला, ओह मैंने 11 पे कर दिया, रियली सॉरी। बोलो भाई गलती। ठीक है, 4 + 3 आपने बोला 7 बनता है, ठीक है। 2 + 1 आपने बोला 3 बनता है। तो ये हॉरिजॉन्टल समीशन ही हो रही है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने डिमांड प्लॉट करी हुई है और आप इन डिमांड को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास मार्केट डिमांड करवा रहा है। इसीलिए आप कहते हैं कि मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। और फिर आप इनको जो है वो ऐड अप करके जब आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे तो इनको आप ज्वाइन कर लेंगे, आपके पास एक कर्व आ जाएगा। और ये कर्व क्या है? मार्केट डिमांड कर्व। इसमें आप ए प्लस बी दोनों की डिमांड को आपने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है, सम कर दिया है। मतलब समझ में आया? हॉरिजॉन्टल समीशन का समीशन मतलब सम करना। हॉरिजॉन्टल समीशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने डिमांड प्लॉट करी हुई है और डिमांड को सम कर रहे हो तो आपके पास टोटल डिमांड आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ ग्राफ आपको किस वजह से बताया है? इसकी डेफिनेशन समझाने के लिए। इन केस आप कहते हैं मिस हम ग्राफ नहीं बनाना चाहते तो इट्स अप टू यू, लेकिन आपको ये मतलब याद होना रहना चाहिए कि भाई ये हॉरिजॉन्टल समीशन का क्या मतलब है। और अगर अभी आप प्लॉट करना चाहते हैं तो मैं आपको टाइम दे दूँगी। मेरे पास अभिका के नाम से जो 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप दोनों एक ही हैं या 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं? अच्छा, काइंडली जमशेद और राफ़े, आप दोनों के जो रियल नेम है, अगर यही रियल नेम है तो ये अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ मुझसे चैट में शेयर कर दें, ठीक है, अटेंडेंस के लिए। अलीज़ा आप आई थिंक शायद पहले भी आप ज्वाइन कर चुकी हैं, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले चुकी हूँ या नहीं। तो जो पहले दे चुके हैं वो ना दें। और अच्छा, आप अबीहा अली माहम आप हैं, और ये जो खाली अबीहा के नाम से आ रही हैं, पेपर में इसका MCQ आ चुका है। और अभी आप लोग ये ड्रॉ कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि पेपर में 2 तरह के MCQs आए हैं इस कॉन्सेप्ट से।
वरुण, आपने एक क्लास में सब कुछ पढ़ लेना है। हम आगे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स कॉपी कर रहे हैं ना, तो कॉपी कर लें तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई एक पेज सर्कुलेट कर दो तुम लोग जो है ना, जिसमें सिर्फ अपना नेम मेंशन कर दो, आज की डेट ऊपर डाल के ना। एक पेज सर्कुलेट कर लो, कोई भी एक पेज, आपके पास कोई रफ़ पेज है किसी भी किस्म का ब्लैंक ना, तो उस पर अपनी नेम मेंशन कर दो, अटेंडेंस के तौर पे कह रही हूँ। बस नाम लिख देना और ऊपर डेट लिख देना आज की। वो मैं अपने पास रख लूँगी। मुझे थोड़े नाम भी तुम लोगों के याद रखने हैं ना, सामने होगा तो याद हो जाएंगे। ये ऐसे नहीं निकालो, किसी और के पास कोई रफ़ पेज टाइप का नहीं है, ऐसे बीच से निकालोगे। येलो पे लिखना, नज़र आए। ऊपर डेट मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा, अब पेपर में इस टॉपिक से क्या एमसीक्यू आता है वो मैं आपको बताती हूँ। डन? अच्छा जी, अब अभी जो मैं एमसीक्यू आपको दिखा रही हूँ, ये वो एमसीक्यू है जो पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये मैं कोई अपने नोट से सिंपल नहीं बता रही कि भाई ऐसा कुछ आ सकता है, मैं कह रही हूँ आ चुका है। ठीक है, पेपर में, सॉरी, चैप्टर 2। एक तो ये 62 है ना, लेकिन ये सिंपल एमसीक्यू है। 62 अगर आप देखें तो 62 में वो सिंपल कह रहे हैं कि मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी इज़। ठीक है, तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर द कमोडिटी। ठीक है, इस मार्केट डिमांड कर्व फॉर द कमोडिटी, ए ऑप्शन करेक्ट है। बी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर 3 ईयर्स, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा ना। या मार्केट डिमांड कर्व कौन से कितने सालों का पूछ रहे हैं, उसने कोई मेंशन तो नहीं किया, तो इसके जी 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 मैं शेयर कर दूँगी। यार ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी प्लीज़ दोबारा से एक दफ़ा अपनी अटेंडेंस दे दो, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा है, मुझे याद नहीं है कि कौन मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, कौन जिसने न्यू ज्वाइन करा है ना आज की क्लास को, वो प्लीज़ अपनी अटेंडेंस दे दें मुझे। अच्छा जी, ये आप ले लें उनसे। मेरे पास अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? चलें, खैर मुझे याद है, मैं ख़ुद ही से लिखवा देती हूँ। तो दो तरह के एमसीक्यूज़ हैं जो मिलते जुलते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। एक आता है कि हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। जी जी वरुण, आप तो रेगुलर हैं।
अब यहाँ पे उसने आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ठीक है। क्या ऑप्शन देगा वो आपको? मार्केट डिमांड कर्व फॉर, या आप चाहें तो आप अपने इसी कॉन्सेप्ट के साथ लिख सकते हैं, या आप कोई एमसीक्यूज़ का कोई सेपरेट रजिस्टर के बीच में कोई आप पोर्शन बनाना चाहें तो वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। आपकी डेमो क्लास है, ठीक है। अली अपना फुल नेम और कॉन्टैक्ट नंबर मुझसे प्लीज़ शेयर करिएगा। फॉर प्राइवेट गुड्स, चाहें तो पूरा लिख लें, मार्केट डिमांड कर्व फॉर, उसने 4 ऑप्शंस तो बनाने ही है ना। ठीक है, एक पेपर में ये एमसीक्यू आया हुआ है, क्या है? हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स इज मार्केट डिमांड कर्व फॉर प्राइवेट गुड्स, मार्केट डिमांड कर्व फॉर पब्लिक गुड्स, मार्केट डिमांड कर्व फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड मार्केट डिमांड कर्व फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। आपको अब रियलाइज चैप्टर 2 से ही होना स्टार्ट हो जाएगा कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़कर पेपर में अपेयर नहीं हुआ जा सकता जब तक एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस ना हो। अब आपने देखा ना कि आपने तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज मार्केट डिमांड कर्व, तो ये प्राइवेट पब्लिक कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट ये कहाँ से आ गया भाई? ठीक है, अच्छा आते हैं इस पे। मैं बता देती हूँ अली, लेकिन आप लोगों ने अभी हमारे पास फिज़िकल भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होगा, और सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री तो खैर मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करवाया था। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मिसाल ली थी इन ड्राइव और येंगो की, आप मिसाल ले लें, ठीक है, दे आर सब्स्टिट्यूट। आप या तो येंगो से ट्रैवलिंग करें या इन ड्राइव से ट्रैवलिंग करें, या कोई भी दो ब्रांड्स आपस में सब्स्टिट्यूट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वो चीज़ें जो एक साथ इस्तेमाल होती हैं, जैसे चाय के साथ आपको दूध चाहिए, ठीक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू क्या क्या आ रहा है वो भी मैं लिखवा दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि भाई वो क्या है। तकरीबन सेम है, लेकिन अच्छा मज़े की बात ये है कि आई केप सम टाइम, ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ ये वाले स्पेशल ये एमसीक्यू, इससे पहले के एक दो मैंने आपको ऐसी वर्बली बताए थे। इस वजह से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आई कैप की पूरी बुक में मेंशन नहीं होंगे, लेकिन आई कैप पूछ लेगा, लेकिन वो बहुत 50 में से शायद एक दो आ जाए ऐसे आपके पास, यानी ऐसे नहीं कि आधे एमसीक्यू से भरे हुए कि आपने फेल ही हो जाना है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं ना जो मतलब एक होता है ना कि सब में जो फिर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो उसके लिए आप कुछ डिफ़िकल्टी वाले ऐसे एमसीक्यूज़ रखते हैं जिससे बाकी कुछ स्टूडेंट्स अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, कि भाई फाइनल दो कुछ ही स्टूडेंट जवाब दे पाएंगे इसका। वर्टिकल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, आपने बोला अभी तक हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, ये वर्टिकल समीशन कहाँ से आ गई? सारे ऑप्शंस यही होंगे, ठीक है, लेकिन चलो मैं ए और बी तो लिख दूँ, वही ऊपर के चारों ऑप्शंस दोबारा यहाँ पे रिपीट होंगे। अली असल में अब जितनी भी टर्म्स यूज़ हो रही हैं उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जो कि हम रिपीट कर चुके हैं, आज हमारी 6th क्लास है ना, तो कंप्लीट तो मैं इतना दोबारा रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ छोटी छोटी बातें जो हैं वो मैं आपको रिपीट कर दूंगी ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फॉर पब्लिक गुड्स, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट तो तुम लोगों को पता है, पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस आप तीनों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो पब्लिक गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि नंबर 1 जिनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। और इसी बहाने ज़रा मैं लोगों का टेस्ट ले लूँ कि आप तीनों ज़रा बताइएगा मुझे कि पब्लिक गुड्स में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं? वरुण आप भी बताना। हाँ नहीं, वो कैरेक्टरिस्टिक दो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिन नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनका मतलब सिंपल, मैं अभी इतनी डिटेल में नहीं जा सकती, लेकिन मैं इनका मतलब आपको सिर्फ इस तरीके से समझा दूं कि एक दफ़ा जब गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड कर देती है तो इसका फ़ायदा सब तक पहुंचता है, ये कोई एक दो इंडिविजुअल्स के लिए
नहीं होते। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने डिफेंस सर्विस आपको दे रही है ना गवर्नमेंट, कि भाई आपको पता है भाई फ़ौज है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो ये जो प्रोटेक्शन और जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ये किसी एक दो इंडिविजुअल्स को नहीं मिल रहा, ये मुल्क में रहने वाले हर इंडिविजुअल को मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो है, मैं आती हूँ अली आपकी तरफ भी। इसी तरीके से हमने मिसाल ली थी स्ट्रीट लाइटनिंग की। हमने बोला कि अगर कोई किसी एरिया में स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं तो उसका फ़ायदा किसी एक दो गाड़ियों तक या एक दो लोगों तक नहीं पहुंचेगा, जो वहाँ से गुजरेगा उसको फ़ायदा पहुंचेगा, और किसी को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आप यहाँ से नहीं गुजर सकते, पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है। जबकि प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं जो कि जिसमें एक्सक्लूजन पॉसिबल है, यानी आप आइसक्रीम शॉप पे जाके आइसक्रीम लेने के लिए जाते हैं, तो जब तक पैसे नहीं देंगे आइसक्रीम वाला आपको आइसक्रीम नहीं देगा। लेकिन अगर स्ट्रीट लाइटनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने में आपने टैक्स या किसी भी फॉर्म में पैसे नहीं दिए तब भी आपको रोका नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो ये एक मेन डिफरेंस है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। लेकिन आपको रिकॉर्डिंग देखना इंपॉर्टेंट है, मैं इसी वजह से बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। उसमें हमने बहुत डिटेल में इन दोनों के डिफरेंस को डिस्कस किया था। अली आप परेशान ना हो, मैं अगेन इस क्लास में भी आपके सामने अपना नंबर शेयर कर दूंगी, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको सारा बता दूंगी। यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, ठीक है ना। STT सॉल्यूशंस का जो आपका यूट्यूब पे चैनल है उस पर पूरी प्लेलिस्ट है। आपको इकोनॉमिक्स के भी अब आज तक के सारे चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी, ठीक है ना। तो आप परेशान ना हो, अभी आप जो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वो आप समझें, अभी आप परेशान ना हो कि आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपने आज ज्वाइन करा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अच्छा जी, अब होता क्या है कि प्राइवेट और पब्लिक गुड्स में ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की जो बात आ रही है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जो प्राइवेट गुड्स थे उसमें तो क्या है कि भाई आपको क्वांटिटी दे दी जाए, आपको प्राइस गिवन है और आप प्राइस के मुताबिक हर इंडिविजुअल अपनी मर्जी की क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। तो आपकी जो मार्केट डिमांड का बन रहा है वो क्या बन रहा है, हॉरिजॉन्टल समीशन करके बन रहा है कि आप हर इंडिविजुअल की डिमांड को एड अप कर रहे हो तो मार्केट डिमांड बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप पब्लिक गुड्स की बात करो, पब्लिक गुड्स में हर इंडिविजुअल की सेपरेट डिमांड नहीं होती। यानी अगर कोई एक चीज़ फैसिलिटी, मैंने डिफेंस की बात करी, स्ट्रीट लाइटनिंग की या और दूसरी चीज़ें हाईवे नेटवर्क्स वगैरह, जो क्वांटिटी दे दी जाएगी वो सबको उतनी ही मिल रही है। ऐसे नहीं कि इब्राहिम उसकी डिफरेंट क्वांटिटी इंजॉय कर रहा है और आप दूसरी क्वांटिटी डिमांड इंजॉय कर रहे हैं, तो क्वांटिटी में तो कोई डिफरेंस नहीं है ना। पब्लिक गुड्स की जो एक दफ़ा गवर्नमेंट प्रोविज़न दे देती है, वो जितनी भी अमाउंट में प्रोविज़न आपको दे दिया गया है वो सब इक्वल उतनी ही अमाउंट इंजॉय कर रहे हैं। किसी की डिमांड दूसरे से डिफरेंट नहीं है कि भाई फला ज़्यादा इंजॉय कर रहा है या फला कम इंजॉय कर रहा है। डिफरेंस कहाँ आ जाता है, कौन कितना पे कर रहा है। गवर्नमेंट यूजुअली पब्लिक गुड्स की बदले में आपसे क्या ले रही होती है भाई, टैक्सेस ले रही होती है आपसे। हर कोई इक्वल टैक्सेस पे कर रहा है, ठीक है। हर किसी के जो पे है वो क्या है, डिफरेंस है। वो जो आप एक टर्म यूज़ होती है विलिंगनेस टू पे, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो पब्लिक गुड्स का मार्केट डिमांड कर बनता है ना, वो वर्टिकल समीशन करके बनता है। क्योंकि वर्टिकल समीशन पे आपने क्या प्लॉट किया हुआ है, प्राइस। इब्राहिम जितनी प्राइस पे कर रहे हैं उस पब्लिक गुड की ज़रूरी नहीं है कि आप सब भी उतनी पे कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें ना आपने ये कॉन्सेप्ट बुक में कहीं भी मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा बहुत मैं समझा रही हूँ कि ऑब्वियसली टिक लगाने से पहले पता होना चाहिए ना कि वर्टिकल समीशन में क्यों आ रहा है मार्केट डिमांड का। क्योंकि प्राइवेट गुड्स के अंदर आप सबकी डिमांड को एडअप कर रहे हो कि जब प्राइस 1 है तो आप कितनी डिमांड कर रहे हैं, आप कितनी डिमांड कर रहे हैं, आप कितनी डिमांड कर रहे हैं। तो प्राइस 1 पर टोटल डिमांड कितनी है, जितनी आप तीनों मिलकर डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जब आप पब्लिक गुड्स में आ जाते हैं उसमें डिमांड में डिफरेंस नहीं है। एक दफ़ा जब पब्लिक गुड प्रोवाइड कर दिया गया तो सब लोग इक्वली उससे उतना ही बेनिफिट ले रहे हैं, किसी का ज़्यादा और किसी का कम नहीं है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है, प्राइस की टर्म में डिफरेंस आ रहा है, कौन उसके लिए कितना पे कर रहा है। तो वहाँ पे जो एडिशन होता है, जो समीशन होता है, वो वर्टिकल होता है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं होता। हमने इसका कहीं ग्राफ नहीं प्लॉट करना, कुछ नहीं करना, आपने बस इसको कॉन्सेप्चुअली याद रखना है। जो बात मैंने अभी करी है, क्या उसको अपनी ओन वर्ड्स में लिख सकते हो अपने रजिस्टर में इस वक्त?
ठीक है ना, उर्दू में लिख दो, पंजाबी में लिखो, सिंधी में, जो जो है, ठीक है, जो लैंग्वेज सूटेबल है आपके लिए। हाँ जी, मैं रिपीट कर रही हूँ, देखो ग्राफ कैसा बनता है आपके पास, यहाँ पे डिमांड प्लॉट होती है, यहाँ प्राइस प्लॉट होती है ना। हम कह रहे हैं प्राइवेट गुड के केस में तो क्या हो रहा है, प्राइवेट गुड किसे कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि अगर एक प्राइवेट कोई एक चीज़ आप लेने जा रहे हो और लेट्स से वो 10 रुपये की है, तो आप कुछ यूनिट डिमांड करोगे, फॉर एग्जांपल आप उसके 5 यूनिट डिमांड कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है बाकी दूसरा इंडिविजुअल भी 5 यूनिट ही डिमांड कर रहा है 10 रुपये पे, उसकी डिमांड डिफरेंट है, वो डिमांड करे जो अभी अभी हमने ग्राफ बनाया था, जैसे कि वो 10 यूनिट पे जो है ना वो 8 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। आप हॉरिजॉन्टल समीशन करोगे कि जब इस चीज़ की 10 प्राइस है तो ये दोनों इंडिविजुअल्स मिलके कितनी डिमांड कर रहे हैं, आपने 8 + 5 ऐड करा, ये आप क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल समीशन। जब आप पब्लिक गुड्स पे आते हैं तो पब्लिक गुड्स में ऐसा नहीं है कि आप 8 यूनिट डिमांड कर रहे हैं, ये 5 यूनिट डिमांड कर रहे हैं, जितना आप इंजॉय कर रहे हैं उस जितना बेनिफिट आप ले रहे हैं उतना ही ये भी ले रहे हैं। भाई स्ट्रीट लाइटनिंग की फैसिलिटी से सबको इक्वली बेनिफिट मिल रहा है ना, ठीक है ना, किसी का बेनिफिट दूसरे से ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे डिमांड के अंदर डिफरेंस नहीं आ रहा, और ना आपको बोला जा रहा है कि आपको अगर आप ज़्यादा पे करें तो आपको ज़्यादा मिलेगा ये बेनिफिट, और आप कम पे करें तो आपको कम बेनिफिट मिलेगा। यानी आपने अगर टैक्स ज़्यादा दिया है तो आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है ना, और आपको कम प्रोटेक्शन दी जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना, मुल्क में रहने वाले जितने लोग हैं उनको इक्वल प्रोटेक्शन मिल रही है ना, इक्वल सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है, तो डिमांड की तरफ से डिफरेंस नहीं आ रहा, हॉरिजॉन्टल समीशन की यहाँ पे अब कोई वजह ही नहीं बनी, ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ आ रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे क्या प्लॉट किया हुआ है, प्राइस, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर इतने यूनिट प्रोवाइड कर दिए गए पब्लिक गुड्स के, तो इब्राहिम डिफरेंट पे कर रहे हैं उसके लिए, आप डिफरेंट पे कर रहे हैं उसके लिए, तो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो वर्टिकल के अंदर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और जो ग्राफ बनता है इसका वो वर्टिकल समीशन करके बनता है, और इसका ग्राफ यहाँ आगे नहीं बनेगा, इसका ग्राफ नीचे बनता है, ये वर्टिकल एडअप कर रहे हो ना आप, ठीक है ना, वो वर्टिकली ही नीचे ग्राफ बनेगा। लेकिन मैं कह रही हूँ हमें ग्राफ नहीं बनाना इसका, क्योंकि पूरी बुक में नहीं है तो हम क्यों इसमें टाइम वेस्ट करें, हमें कॉन्सेप्ट समझना है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया, हॉरिजॉन्टल समीशन किस में, प्राइवेट गुड्स में, क्योंकि उसमें हर इंडिविजुअल डिफरेंट यूनिट्स डिमांड कर रहा है, तो आप सबकी डिमांड को ऐड करके मार्केट डिमांड कर बना रहे हो। पब्लिक गुड्स में यूनिट्स में डिफरेंस नहीं आ रहा, किस में डिफरेंस आ रहा है कि कौन कितना पे कर रहा है, इसलिए जो समीशन होगा वो क्या होगा, वर्टिकल होगा। आंसर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है अली, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप अभी क्लास लेना कंटिन्यू रखें, क्योंकि ऐसे आप छोड़ते रहेंगे तो जब तक प्रीवियस क्लासेस आपकी कवर हो पाएंगी हम और आगे बढ़ जाएंगे, तो आप कभी हमारे साथ नहीं आ पाएंगे। तो कोशिश करें क्लास को कंप्लीट लें, और क्लास लेने के बाद फिर कोशिश करें कि एटलीस्ट आपने पहला काम क्या करना है अली, के जो हमारी लास्ट 2 क्लासेस थी ना, आज 6th क्लास है ना हमारी, तो 5th और 4th क्लास आप सबसे पहले लें, वो चैप्टर 2 से रिलेटेड थी, और फिर आप चैप्टर 1 पे आएँ कि तकरीबन कम से कम आप चैप्टर 2 में हमारे साथ आ जाएँ। तो फर्स्ट एमसीक्यू का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, और सेकंड का क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ, इसको थोड़ा नोट डाउन करें अपने पास, ये 2 एमसीक्यूज़ भी, और इससे रिलेटेड जो मैंने आपको टॉपिक समझाया है, जो भी आपके जहन में समझ में आया है आपको, उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख लें, या बाद में भूल जाएंगे आप, ठीक है ना, तो लिख लें, और ये पेपर में आए हुए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अली, ना आपने मुझसे अपना कांटेक्ट नंबर शेयर किया है, ना जमशेद ने करा है, आई थिंक जमशेद भी न्यू स्टूडेंट हैं, पहली दफ़ा मैं आपका नाम देख रही हूँ, तो आप लोगों का अगर मुझसे कांटेक्ट नंबर शेयर नहीं होगा तो हम कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप तक चीज़ें नहीं पहुँच पाएंगी। आपके कांटेक्ट नंबर किससे शेयर करने से क्या होगा कि आपसे डेली बेसिस पर जो क्लास लिंक आ रहा होता है, ठीक है, जो रिकॉर्डिंग्स यहाँ अपलोड हो रही होती हैं, जितने भी नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करती हूँ, उन सब का एक्सेस आपको मिल जाएगा। आपको कुछ क्वेरीज होंगी तो वो आप पूछ सकते होगे, ठीक है, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज ही रहोगे, इसलिए आपसे कहा जा रहा है
कि जो भी न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज़ अपने कांटेक्ट जो है वो नंबर वो शेयर कर दे ताकि उससे एडमिन कांटेक्ट कर ले। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल है, एन मिस हो गया यहाँ से। डन। चलें आगे बढ़ते हैं। सबने कर लिया? ठीक है। तो ये आज मैं आपसे फ़ाइल शेयर कर दूंगी और आपको बता भी दूंगी कि इसमें से कितने एमसीक्यूज़ हैं जो आप लोग कर सकते हैं। चैप्टर 1 के अगर आप स्टार्टिंग, चैप्टर 2 का अगर आप स्टार्टिंग देखेंगे तो स्टार्टिंग के आप जो है वो कुछ एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल जो है वो अभी हम क्योंकि ग्राफ में इतना डिटेल में नहीं गए तो कुछ एमसीक्यूज़ में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। देख लेते हैं अभी ना, जितना आज हमने कवर कर लिया उस लिहाज से मैं आपको एमसीक्यूज़ बता दूँगी। अच्छा जी, अब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना। एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस का क्या मतलब है? एक तो हमने लॉ की क्या पढ़ी, अजम्पशन पढ़ी, राइट। अजम्पशंस क्या थी कि भाई ये वो फैक्टर्स हैं जो कि होल्ड करेंगे तो ही लॉ जो है वो आपका सही रिलेशन बता पाएगा, ठीक है। अगर ये अजम्पशंस वायलेट हो जाती हैं तो यही क्या बन जाएंगी, लॉ की लिमिटेशंस। जैसे कि लॉ ने एक अजम्पशन ली थी कि इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट, पर अगर इनकम कांस्टेंट नहीं रहती, वेरी कर जाती है, तो लॉ ऑफ डिमांड का जो रिलेशन है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या होता है, वर्क नहीं कर पाता, ठीक है ना। ये वो उन सिचुएशंस को हम क्या करें, एक्सेप्शन। जैसे ह्यूमन लॉ जितने भी है ना उनमें कोई ना कोई एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं भाई, सिग्नल में अगर रेड लाइट हो जाती है तो आपको रुकना है ना, ठीक है। लेकिन कुछ जैसे एम्बुलेंस है उसको एक्सेप्शन हासिल है, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रुके। तो ह्यूमन लॉ में आपको कोई ना कोई एक्सेप्शंस मिलती हैं। इसी तरीके से जो लॉ ऑफ डिमांड ये भी इंसान का ही बनाया हुआ है ना, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि भाई फला सिचुएशन में ये अप्लाई नहीं होता। कौन सी सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता? जो पहला फैक्टर आपके सामने लिखा हुआ है वो क्या है, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। आपने आई थिंक इस पर बात करी थी ना कि मिस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इसकी डिमांड तो कम नहीं होती, ठीक है, ये उनकी बात हो रही है। अगर आप इसको रीड करो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कुछ चीज़ों की डिमांड आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस कर रहे होते हो, ठीक है। मैंने आपको इसमें एक मिसाल भी दी थी, मेडिसिन की दी थी, वीट की दी थी, ठीक है ना। भाई एक बंदा रोज़ 2 रोटियां खाता है पूरे दिन में, तो उसके प्राइस बढ़ने से वो 1 रोटी नहीं खाने लग जाएगा, और प्राइस कम हो जाने से वो
3-4 रोटियां ना नहीं खाना शुरू कर देगा, ठीक है, तो उसकी जो ज़रूरत है वो उतना ही खाएगा। अच्छा, अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो लोग क्या करते हैं कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं इनकी डिमांड को कट डाउन या इनकी डिमांड को चेंज नहीं करते इतना ज़्यादा, वो बाकी चीज़ों की डिमांड को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। यानी अगर उसके पास पैसे कम है तो वो बाकी चीज़ों की डिमांड को तो क्या कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन वो बोलेगा इसकी डिमांड को तो मैंने स्मूथ रखना है ना यार, ये तो मेरी ज़रूरत की चीज़ है। इसी तरीके से मैंने मेडिसिन की मिसाल दी थी कि डॉक्टर ने बोला है आपने डेली ये एक मेडिसिन लेनी है, तो प्राइस बढ़ने से आप आधी नहीं खाओगे और प्राइस कम होने से आप 2 नहीं खाना शुरू कर दोगे, जितनी ज़रूरत है उतनी ही आप खाओगे ना। तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं उनकी डिमांड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस होती है, तो आपको वो इन्वर्स रिलेशन नहीं दिखता जो लॉ ऑफ डिमांड बताता है, इसलिए हम कहते हैं इन पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, फिर एक और सिचुएशन आती है जिसको उन्होंने लिखा है यूज़ एज कन्फर्ट डिस्टिंक्शन। यूज़ एज कन्फर्ट डिस्टिंक्शन में कौन लोग आ रहे हैं, ये वो लोग आ रहे हैं जिनका बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर से डिफरेंट है। नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है कि भाई नॉर्मल बिहेवियर ये कहता है कि भाई जो चीज़ जिस चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है लोग उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। ये लेकिन ये वो लोग होते हैं कि जो चीज़ जितनी एक्सपेंसिव होगी ये उतना उस चीज़ को बाय करेंगे। क्यों? साइकोलॉजिकल इशू है, अपनी क्लास दिखानी है, दूसरों से अपने आप को डिफरेंट दिखाना है। तो जब आपको दूसरों से अपने आप को डिफरेंट दिखाना है तो आप ऐसी चीज़ें बाय करोगे जो एक्सपेंसिव होंगी ताकि आप डिफरेंट रह सको ना, ठीक है ना। तो ये उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं जिनकी प्राइस ज़्यादा होती है, जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं ये उनको कम बाय करने की वजह ज़्यादा बाय कर रहे होते हैं। ये हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग तो कुछ ज़्यादा ही हैं मैं कहूँगी, ठीक है, कि जो क्लास के लिए जो है ना ये, अच्छा ये लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं यार ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। एक रैशनल कंज्यूमर वही है जो चीज़ एक्सपेंसिव है उसकी डिमांड कम करे, ये रैशनल बिहेवियर नहीं है, ठीक है। या समटाइम होता है ना कि कुछ किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती आप फिर भी ख़रीद रहे होते हो, ये भी नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं है। इकोनॉमिक्स आपको डिसीजन मेकिंग सिखा रही है ना, तो वो कह रहे हैं ये रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं है, ये मतलब जो समझ बूझ और अकल वाला इंसान है ना वो ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर आ जाते हैं चेंज इन इनकम। शायद इस पर हमने पहले भी बात करी थी, हमने कहा था कि भाई अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ जाती है तो हो सकता है उसकी डिमांड कम ना हो बल्कि ज़्यादा हो जाए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है पहले कोई चीज़ आप कहते हैं ना फलां चीज़ पहले तो बड़ी सस्ती हुआ करती थी लेकिन उस टाइम पे उतने भी पैसे नहीं थे तो आप उसकी डिमांड नहीं कर पा रहे होते थे। अब वो चीज़ एक्सपेंसिव हो गई लेकिन साथ ही साथ आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ गई है तो अब आप उस चीज़ को अफोर्ड कर पा रहे हो। तो यहाँ इन्वर्स रिलेशन तो नहीं दिखा ना आपको, एक चीज़ एक्सपेंसिव हुई है उसकी डिमांड आपने ज़्यादा कर दी है, क्यों? क्योंकि एक अदर फैक्टर चेंज हो गया है, कौन सा? इनकम, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड ने क्या अज्यूम किया था, अदर फैक्टर्स विल रिमेन, पर अगर ये कांस्टेंट नहीं रहते तो वो लॉ ऑफ डिमांड जो इन्वर्स रिलेशन बताता है हो सकता है वो रिलेशन आपको ना दिखे। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी पॉइंट पर? अच्छा जी, उसके बाद आपके पास एक चीज़ एक फैक्टर आ जाता है इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। बिल्कुल ऐसा ही है जमशेद। अच्छा जी, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर का क्या मतलब है? सम टाइम देखो हमें मार्केट की फुल नॉलेज नहीं होती। मैं आपसे बोलूँ कि भाई मार्केट में कितनी तरह कौन कौन सी कंपनीज हैं जो सोप बेच रही हैं, कितने सोप का नाम ले लोगे आप? 5 6 7, आपको हर कंपनी का नाम पता है? कितनी लोकल और कितनी कितनी कंपनीज है जो सोप बेच रही हैं, आपको सबकी परफेक्ट नॉलेज है? आपको सबकी प्राइस और उनकी क्वालिटी के बारे में पता है? नहीं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप एक चीज़ बाय कर रहे होते हो और फिर आपको कोई बताता है यार ये तो तुम महंगी चीज़ ले रहे हो ऐसी ही क्वालिटी की इससे सस्ती में अवेलेबल है, तो आपको पता चलता है यार मुझे तो पता ही नहीं था, होता है ना। तो क्या होता है कि सम टाइम हमारी इग्नोरेंस की वजह से और परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट ना होने की वजह से हम एक चीज़ महंगी खरीद रहे होते हैं और फिर हमें किसी और से पता लगता है कि यार ये चीज़ तो सस्ती में ऐसी क्वालिटी की इससे सस्ती में अवेलेबल है, ठीक है ना।
तो इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर की वजह से भी समटाइम क्या होता है कि कंज्यूमर कोई चीज़ एक्सपेंसिव बाय कर रहा होता है क्योंकि उसको पता नहीं होता, नॉलेज में नहीं होता उसकी, ये भी एक लिमिटेशन में उन्होंने डाल दिया, ठीक है ना। कह रहे ना, ऑफन द कंज्यूमर इज नॉट अनड्यूली बॉदर अबाउट द प्राइस ही इज पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट even though it is possible that he may be able to pay less for the same good somewhere else as he does not have the complete knowledge of the market। वही बात कर रहे हैं ना जो अभी हमने करी। अच्छा, फिर ये एक बहुत कॉमन है अनसर्टेन कंडीशन। समटाइम ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसमें आपको होता है यार फला चीज़ की शॉर्टेज होने वाली है, तो आप उस चीज़ को अभी एक्सपेंसिव भी बाय करने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि आपको एक डर है ना, एक खौफ है कि भाई ये चीज़ जो है शॉर्ट हो जाएगी इन नियर फ्यूचर, तो आप उसको एक्सपेंसिव भी बाय कर लोगे। इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा। एक चीज़ एक्सपेंसिव है लेकिन उसको लोग कम बाय करने की वजह से ज़्यादा बाय कर रहे हैं क्योंकि लोगों को एक डर है कि भाई ये चीज़ नियर फ्यूचर में मिलेगी नहीं, ठीक है ना। अच्छा, इन सब में अगर कोई आप मुझसे पूछे कि मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी लिमिटेशन है जो पेपर में पूछी जा सकती है, तो वो सबसे लास्ट वाली है। क्या नाम है? गिफिन पैराडॉक्स। इसको हम गिफिन गुड भी कहते हैं। पैराडॉक्स से क्या मतलब है? पैराडॉक्स आप कह लो कि वो थ्योरी जो इस थ्योरी के अगेंस्ट जा रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। गिफिन पैराडॉक्स ये वो पैराडॉक्स है जो कहता है कि भाई कुछ सिचुएशन में कुछ गुड ऐसे हैं जिन पे ये इनवर्स रिलेशन अप्लाई नहीं होता। अब ये गिफिन कौन है? गिफिन इन लोगों की बड़ी अच्छी एक चीज़ है कि जो जो थ्योरी देता है ना उसी के नाम पे वो थ्योरी रख दी जाती है। आप बहुत दफ़ा ये देखोगे। तो बेसिकली ये जो गिफिन नाम है ये किसी बंदे का नाम है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट थे, रॉबर्ट गिफिन इनका नाम था। और इन्होंने क्या किया था, अगेन मेथडोलॉजी के लिहाज से इकोनॉमिक साइंस जैसे है ना, इन्होंने कुछ ऑब्जर्व करा था। इन्होंने ऑब्जर्व करा था कि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर किसी पे अप्लाई नहीं होता, ये उन लोगों पे अप्लाई होता है जो बहुत गरीब होते हैं, पुअर हाउस होल्ड्स, बहुत गरीब लोग। और इन गरीब लोगों का इनका एक कंजम्पशन पैटर्न होता है कि ये जो है ना, हम लोग जो खाते हैं ना टेस्ट के लिए खाते हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, फला चीज़ ऑर्डर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जेब में पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अक्सरियत ऐसी भी है जो पेट भरने के लिए खाती है, जिसको भूख मिटानी है, ठीक है। तो वो उन चीज़ों को प्रेफर करेगी जो सबसे सस्ती चीज़ है, ठीक है ना। अब लेट्स से अगर मैं आपको मिसाल दूं तो बहुत लोग ऐसे हैं जो चावल नहीं कंज्यूम करते, रोटी खाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 किलो चावल लें वो आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे यार। तो सस्ते से सस्ता भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, रोटी उसके मुकाबले में सस्ती है, पेट भर जाता है उससे, ठीक है ना। 1 किलो आटा कितने का आ रहा है? हमें सस्ता आ रहा है यार, 150 के अंदर मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तुम लोग कोई लड़का जाके वाई वाई नहीं करता कुछ भी, हाँ। लेकिन 1 किलो चावल 150 में मिलना, मेरे ख्याल में अब तो शायद टोटा भी ना मिले यार, बहुत महंगे हो गए, ठीक है। और 1 किलो चावल से कितना पेट भर जाएगा? 1 किलो आटे से आपको अच्छी खासी रोटियां बन जाएंगी, आपके कुछ दिन चल जाएंगे, सही है ना। तो बहुत सारे लोग अब चावल नहीं कंज्यूम कर रहे क्योंकि सबसे सस्ता उनका पेट भरने के लिए उनको क्या लग रहा है, हमारे सोसाइटी में तो व्हीट जो है ना वो सब कंजम्पशन उसकी ज़्यादा है। अच्छा, अब एक बंदा है, मैं आपको मिसाल दूँ, बहुत गरीब है, मज़दूर है, ठीक है ना। वो महीने में जो है ना, अब आप इसमें राइस की मिसाल लें या वीट की मिसाल लें, वो वीट की कंजम्पशन करता है, तो ठीक है। आटा ले रहा है और उसके साथ खाली रोटी भी या चाय के साथ या जैसे भी वो कंजम्पशन कर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात करूँ जो बहुत गरीब हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़ाहिर है, इंसान है, दिल है, वो महीने में वो कोशिश करते हैं कि 30 डेज़ में से जो है मुश्किल से 2 डेज़ ऐसे हैं जिसमें वो किसकी कंजम्पशन कर पाता है। तो खैर महंगाई इतनी हो गई है कि ये लोग भी कम ही मिलेंगे जो महीने में 2 दिन गोश्त खा पाएँ, ठीक है। लेकिन आप अजम्पशन ले लो, सही है। यहाँ पे जो वीट है ना, इसको मीट के मुकाबले में इंफीरियर गुड कंसिडर किया गया है ना, ठीक है। रॉबर्ट गिफन ने जो मिसाल ली थी उसने ब्रेड और मीट की ली थी, क्योंकि जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ वगैरह हैं उसमें ब्रेड की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, हमारे रोटी खाई जाती है ना ज़्यादा हमारी इकोनॉमीज़ में। तो मैंने अपनी इकोनॉमी के मुकाबले में के सिचुएशन के लिहाज से एग्जांपल वीट और मीट के लिए 28 डेज़ वो सिर्फ रोटी खा रहा है,
2 दिन उसका बहुत दिल करता है वो मीट की कंजम्पशन कर रहा होता है, ठीक है ना। अब ये सिनेरियो जहन में रखें, उसकी इनकम का मेजर प्रोपोर्शन किस पे जा रहा है, वीट पे जा रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन में वीट की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, महंगा हो जाता है आटा। क्या उसके लिए पॉसिबल है कि वो वीट को मीट से सब्स्टिट्यूट कर सके? इज़ इट पॉसिबल? किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है। दोनों की प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं यहाँ से मीट हटा के चिकन भी कर दूँ तब भी दोनों की प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि एक को दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सके। इस सिचुएशन में वो क्या करेगा? सोचें, अपने आप को उस बंदे की जगह पे रख के सोचें, ठीक है, जो महीने में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा था क्योंकि वो चीज़ सस्ती थी सबसे, वो चीज़ थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई है, और जो दूसरी चीज़ वो कंज्यूम कर रहा है वो क्या है, सुपीरियर गुड उसके लिए, और उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अब वीट की कंजम्पशन कम करके मीट की कंजम्पशन कर ले। 1 किलो आटे की जगह पे 1 किलो गोश्त लिया जा सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो एक दिन बचा, जो पहले 2 दिन खाया करता था गोश्त, अब वो उसको कम करके क्या कर देगा, क्योंकि लिमिटेड इनकम है ना, उसमें रहते हुए उसने खाना तो पूरे 30 डेज़ खाना है ना, पेट तो 30 डेज़ ही भरना है उसने। अब वो क्या करेगा मजबूरन, कि वो जो 2 दिन गोश्त अफोर्ड कर पाता था ना मुश्किल से, अब वो एक ही दिन गोश्त खाएगा, और अब 29 डेज़ वो वीट की कंजम्पशन करेगा। हुआ क्या कि जो चीज़ एक्सपेंसिव हुई उसकी डिमांड कम करने के बाद उसने क्या कर दी है, बढ़ा दी है, क्योंकि उसके लिए सब्स्टिट्यूट करना पॉसिबल नहीं है। बात ये है कि मैं हमेशा जब ये बात समझाती हूँ और जिन स्टूडेंट्स को इसको रिलेट करना में मुश्किल होती है, मैं कहती हूँ आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी ऐसे बंदे को बिठा के, उसके लिए कोई थ्योरी थोड़ी है, वो तो ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो महीने में एक दिन भी चिकन भी अफोर्ड नहीं कर पाते अब, क्योंकि बाकी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो गई। यही तो हुआ है, दालें और जो एक बिल्कुल सब्जियां, जो चीज़ें पहले इतनी सस्ती हुआ करती थी, अब वही चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि उन्हीं की कंजम्पशन पे आपके इतने पैसे लग जाते हैं कि आप चिकन और मीट पे तो आ ही नहीं पाते। यही तो थ्योरी अप्लाई हो रही है हमारे माशरे में। पहले जब ये चीज़ें सस्ती होती थी तो लोग 1-2 दिन अफोर्ड कर पाते थे चिकन और मीट को। अब चिकन और मीट की प्राइस तो छोड़ें, इन चीज़ों की प्राइसेस जो थोड़ी सी चिकन और मीट के मुकाबले में इन्फीरियर अगर आप कंसिडर करो, इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग अब इन्हीं को अफोर्ड करने के चक्कर में लोग चिकन और मीट तो बाई ही नहीं कर पा रहे हैं। यही थ्योरी अप्लाई हो रही है। तो बेसिकली मैं बताने का मकसद क्या है कि उसने, गिफन ने, जो रॉबर्ट गिफन थे, उन्होंने वीट को, या आप यहाँ पे ब्रेड लो जो रॉबर्ट गिफन ने लिया था, उसको क्या कहा था, उसको क्या नाम दिया, गिफन गुड नाम पड़ गया। बेसिकली ये वो इन्फीरियर गुड्स हैं जिनकी प्राइस बढ़ने की वजह से लोग इनकी डिमांड कम करने की बजाय क्या कर देते हैं, इसके लिए कुछ अजम्पशंस रहे ना रिक्वायर्ड, क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट पे जो चीज़ है वो इतनी एक्सपेंसिव है कि उसको ऑल्टरनेट पे इतनी एक्सपेंसिव चीज़ है कि सब्स्टिट्यूट करना पॉसिबल नहीं है। तो गिफन गुड का जब ग्राफ बनता है ना हमारे पास डिमांड कर्व, तो वो कैसा बन जाता है, फिर स्ट्रेट बोला, स्ट्रेट नहीं बोलना आपने, आपने क्या बोलना है, अपवर्ड स्लोप। नॉर्मली डिमांड कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोप बनता है ना, अपवर्ड स्लोप बन गया, थ्योरी फेल हो गई, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया ना, वर्क नहीं कर रहा ना इस सिचुएशन में। मैंने आपको इसका ग्राफ बना के इस वजह से दिया क्योंकि ये पेपर में इसका एमसीक्यूज आता है कि डिमांड कर्व इन केस ऑफ गिवन गुड इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड या इन्वर्सली या नेगेटिवली स्लोप्ड, क्योंकि डिमांड कर्व जनरली कैसा बनता है, नेगेटिवली स्लोप, लेकिन गिवन गुड के केस में क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली स्लोप, क्योंकि लिमिटेशन है ना लॉ ऑफ डिमांड की। इसमें लॉ ऑफ डिमांड क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, वर्क नहीं कर पा रहा। मैं आपको एमसीक्यूज लिखवा देती हूँ, पेपर में आया हुआ है, सॉरी एक सेकेंड। एमसीक्यू क्या आएगा, डिमांड कर्व इन केस ऑफ गिवन गुड इज पॉजिटिवली स्लोप्ड।
गिफिन गुड के केस में डिमांड का पॉजिटिवली स्लोप बन जाएगा, क्योंकि जब वीट की प्राइस बढ़ रही है तो लोग वीट की डिमांड कम करने के बजाय जो गरीब लोग हैं वो उन्होंने वीट की डिमांड मज़ीद बढ़ा दी है, क्योंकि वो वीट को मीट से सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे। मुश्किल बात तो नहीं लगी आपको समझने में? ये आपको सिनेरियो समझ में आ गया? ये एमसीक्यू नोट डाउन कर लीजिएगा। आज हमने 3 ऐसे एमसीक्यूज़ करें जो पेपर में आए हुए एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर 2 के अंदर। कोशिश मेरी ये रहेगी कि जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आया हुआ हो, यानी पेपर में आया हुआ हो, वो मैं क्लास में ही डिस्कस कर लूँ आपसे, ताकि आप लोगों को याद रहे और आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते रहो। हम देख लेते हैं कि आगे का कोई कॉन्सेप्ट हम अब आज डिस्कस कर सकते हैं, वरना फिर हम नेक्स्ट क्लास पर ही जाएंगे। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस अभी हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ से डायमेंशन चेंज हो जाएगी पूरी, ठीक है, क्योंकि अब हम ग्राफ में, अभी तक हमने एक सिंपल ग्राफ पढ़ा था, अब आप ग्राफ की शिफ्टिंग देखेंगे। हमारे पास अभी रिमेनिंग टाइम सिर्फ 5 मिनट रह गए। 5 मिनट में मैं आपको ये नहीं समझा सकती, तो इंशाल्लाह कि इस स्लाइड से हम नेक्स्ट क्लास में अपना कंटिन्यू करेंगे 16 स्लाइड से। जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको जनरली बता दूँगी, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि एक स्टेप अब आगे बढ़ रहे हैं और ये आपको पता चलेगा कि टेक्निकल चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। ग्राफ में कब मूवमेंट होती है, ग्राफ में कब शिफ्टिंग होती है, ठीक है, ये सारी बातें इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्लास की तरह इस क्लास में भी वही बात रिपीट करूँगी, क्लासेस मिस मत करिएगा, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। और फिर मैं हर क्लास में प्रीवियस रिपीट नहीं कर सकती बार बार, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जो क्लास रेगुलर ले रहे हैं उनकी क्या गलती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि क्लास को रेगुलर जो है वो आप लोग अटेंड करें। चलें जी, ये एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों से आज शेयर कर दूँगी। स्टार्टिंग के कुछ एमसीक्यूज़ आप लोग कोशिश करिएगा, आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे।